लोकप्रिय समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वसीम नैयर अंसारी, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अंसारी महापंचायत के बाद उन्होंने पार्टी बनाई लोकप्रिय समता पार्टी और आज उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और इन्होंने ऐसा लग रहा था कि ये इस लोकसभा में अपने प्रत्याशी को खड़ा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आगे क्या इनकी जो प्लानिंग है उनके बारे में हम बातचीत करते हैं वसीम नैयर अंसारी से, क्योंकि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया है। तो लिए आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। देखिए सर, आप लोकप्रिय समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस तरह की खबरें आ रही हैं कि एनडीए को समर्थन करने जा रहे हैं, तो क्या इसके पीछे पूरी कहानी है? क्यों ऐसा इस तरह से? हम लोग पिछले 5-6 सालों से पूरे बिहार में घूम रहे हैं। अंसारी महापंचायत के नाम से हमारा संगठन पूरे बिहार में चल रहा है, जिसका मैं संयोजक रहा काफी दिनों तक। और पूरे बिहार के अंसारी पसमानदा समाज को हमने एकजुट करने का काम किया कि राजनीतिक भागीदारी के बिना कोई भी समाज ऊपर नहीं उठ सकता है। हम लोग राजनीतिक भागीदारी को लेकर के बिहार के कई बड़े बड़े लीडरान से मुलाकात किए कि हम लोग भाई अंसारी कम्युनिटी से आते हैं, हमारी बड़ी आबादी है, हमारे लोगों को भी विधानसभा में टिकट दीजिए, एमएलसी बनाइए, राज्यसभा भेजिए, लोकसभा का टिकट दीजिए। पिछले 2019 के चुनाव में भी हम लोगों ने जब ये सवाल करना शुरू किया तो तेजस्वी यादव जी इसी आवास पर आए थे हम लोगों से मुलाकात करने के लिए। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 2019 छोड़ दीजिए वसीम साहब, 20 में आपके समाज को हम उचित भागीदारी देने का काम करेंगे। 20 में भी लगातार हम लोगों ने प्रयास किया, 2-4 राउंड हमारी मीटिंग भी हुई और उन्होंने फिर आश्वासन दिया कि आप घबराएं नहीं, इस बार 20 में आप नाराज ना होंगे, निराश नहीं करेंगे, आपके समाज को उचित भागीदारी देंगे। 20 का चुनाव भी हम लोगों ने देख लिया, क्या भागीदारी हमारे समाज को मिला, चलिए खत्म हो गया। फिर आया कि जातिगत जनगणना हमारी सरकार करा रही है, जातिगत जनगणना के बाद क्लियर हो जाएगा कि किस समाज की कितनी आबादी है। और हमारा कराने का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि जब जातिगत जनगणना होगा तो हमको पता चलेगा किस समाज की कितनी आबादी है, ताकि उसके साथ सामाजिक न्याय हम लोग कर सकें। बिहार सरकार का डाटा सामने आया कि 18% अगर मुसलमानों की आबादी है तो 13% उसमें पसमानदा समाज की आबादी है। आपने जातिगत जनगणना कराया, आपको अब आबादी पता चल चुका है कि 13% पसमानदा की आबादी है, तो जब राज्यसभा भेजने का समय आया तो 3 सीट गठबंधन को मिला। तो कांग्रेस से इन लोगों ने अखिलेश सिंह जी को भेज दिया। राजद के कोटे में जो 2 सीट आया, एक पे मनोज झा जी चले गए और दूसरा जो सीट है हरियाणा के इनके एक दोस्त है संजय यादव जी, उनको उन्होंने भेज दिया। तो राज्यसभा में भी कोई हिस्सेदारी हम लोगों को नहीं मिला। फिर भी हम लोग इंतजार करते रहे। फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद एमएलसी का आया मामला। एमएलसी में भी 5 सीट महागठबंधन को मिला, जिसमें से 4 सीट पे राजद ने अपना उम्मीदवार बनाया और 1 सीट पे माले ने अपने लोगों को भेजा। उस 5 सीट में भी एक भी पसमानदा समाज को जगह नहीं दिया गया। राजद ने सैयद फैसल अली साहब को भेजा, राजद ने अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को भेजा, राजद ने राबड़ी देवी जी को भेजा और राजद ने उर्मिला ठाकुर जी को भेजा। और एक जो लेफ्ट का था, लेफ्ट में भी किसी यादव जी को उन्होंने भेजने का काम किया। एक भी पसमानदा समाज को जगह नहीं दिया। फिर बड़ी उम्मीद थी, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि लोकसभा का चुनाव आने वाला है, बड़ा चुनाव है, पूरी ताकत से भी हम लोग चाहते हैं कि हम लोग लड़ाई लड़े। बहुत प्रयास किए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कई बार वार्ता भी किए, हम लोग भी लगातार लगे, इनके कई एक विधायक से, मंत्री से बातचीत भी लगातार हुआ। हम लोगों ने रखा कि हमको सिर्फ 1 सीट दे दिया जाए बिहार में, हम लोग पूरा पसमानदा समाज पूरी ताकत के साथ महागठबंधन के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन इन लोगों ने 1 सीट भी देना मुनासिब नहीं समझा पूरे बिहार में। तब हम लोग के बिहार स्तरीय जो हमारी कमेटी है और केंद्रीय जो कमेटी, लगातार बैठक हुआ। बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि ये लोग हम लोग को मजबूर समझते हैं और गुलाम समझते हैं, कि भाजपा का डर दिखाएंगे और इन लोगों का वोट ले लेंगे। देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान बदलने जा रहा है, ऐसी बात करके इन लोगों को डराना है और डरा के सारा का सारा वोट ले लेना है। इस बार भाजपा आया तब मुसलमानों का सिर्फ खत्म कर देगा, तुम क्या अंसारी हो, क्या पसमानदा की बात करो, ऐसी तरह की बातें कांग्रेस से राजद के लोग हर जगह करना शुरू कर दिए हैं। तब हम लोगों ने डिसीजन लिया कि बहुत डरा रहे हैं, बहुत मजबूर समझ रहे हैं, इसलिए पूरी ताकत के साथ हम लोग
इस बार इनको मजा चखाने का काम करेंगे, सबक सिखाएंगे। इस बार हम लोग डायरेक्ट एनडीए के साथ खड़े रहेंगे। इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोगों ने आज निर्णय ले लिया कि हम लोग पूरी तरह से फर्स्ट फेज में जो 4 जगह चुनाव होना है, गया में हमारे आदरणीय जीताराम मांझी जी उम्मीदवार हैं, औरंगाबाद में सुशील सिंह जी उम्मीदवार हैं, उसी तरह हमारे नवादा में विवेक ठाकुर जी उम्मीदवार हैं, और एक हमारे जमुई में लोजपा सीट से हमारे अरुण भारती जी लड़ रहे हैं। पूरी महापंचायत, अंसारी महापंचायत की टीम, लोकप्रिय समता पार्टी की टीम और हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, सब लोग मजबूती के साथ एनडीए के पक्ष में मतदान करेंगे। जी नहीं, लगातार ये अभी आरोप लग रहा है, लगातार जो हम देख रहे हैं कि वसीम नैयर अंसारी का जो मोटिव था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, वो एनडीए की तरफ चले गए और इस पे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस पे अपनी बात को आप रखें कि आखिर ये कैसे आप जस्टिफाई करेंगे अपने मतलब लोकसभा में जाकर के हाँ इस तरह के डिसीजन लेने में मजबूर पड़े। आप सिर्फ डरा डरा के वोट ले लेंगे, आप एक भी लोगों को टिकट नहीं देंगे। आप पत्रकार हैं महोदय, आप बताइए कि राजद ने आज तक टिल 9 क्या एक भी टिकट किसी मुसलमान को दिया है? एक टिकट बताइए। आप टिकट भी नहीं देंगे और सिर्फ भाजपा का डरा के वोट ले लेंगे, तो आज का पढ़ा लिखा नौजवान हिस्सेदारी की बात करेगा, भागीदारी की बात करेगा। कोई हम लोग भाजपा से डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। भाजपा के साथ जाके भी ऐसे लोगों को सबक सिखा सकते हैं, सिखा सकते जी। एक और सवाल है सर कि क्या 2025 को देखते हुए ये तैयारी है आपके नजर में? जो है हम लोग जब गठबंधन में से कोई हम लोग को आश्वासन नहीं मिला, कोई टिकट नहीं मिला, तब हम लोग की पूरी टीम तय कर करके हम लोग एनडीए में वार्ता करना शुरू किए, जिसमें हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी जी से हमारी बातें हुई, बिहार सरकार के डिप्टी सीएम और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी से हमारी बातें हुई। उसी तरह से एक बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं और जदयू के वरिष्ठ नेता हैं विजय चौधरी से हमारी बातें हुई। लोजपा के कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई। बातचीत करने के बाद हम लोगों ने यही रखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार किसी पसमानदा समाज को मुख्यधारा में जोड़ने की बात की। कई एक प्रधानमंत्री देश में है जिन्होंने पसमानदा का सूद भी लेना पसंद नहीं किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा कि पसमानदा समाज को भी मुख्यधारा में जोड़ने की जरूरत है और हमारी पार्टी मुख्यधारा में जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगी। तो धीरे धीरे पसमानदा समाज का एक बनने लगा था माहौल कि जब नरेंद्र मोदी जी हमारी बात कर रहे हैं तो हम लोग को भी एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हम लोग हिस्सेदारी के चक्कर में थे कि भाजपा एनडीए भी कुछ हिस्सेदारी दे। तो हमारे नेताओं से बात हुआ कि आप एक कदम आगे बढ़िए, आपके लोग वोट नहीं करते हैं, जब आप वोट करेंगे तो आपको हिस्सेदारी भी मिलेगा। आप 24 में हमारे साथ आइए, हमारे कैंडिडेट को जिताइए, 25 में एनडीए गठबंधन अंसारी पसमानदा समाज को भागीदारी देने का काम करेगा। एक अभी जो सर गलतफहमी फैलाई जा रही है, ये सुनने को मिल रहा है कि जो मोदी जी का नारा है 400 के पार के 400 सीटें किया जाएगी तो संविधान को बदल दिया जाएगा, ये इस तरह की जो अफवाह और इस तरह की बात हो रही है, तो क्या इस पर कहना चाहिए? संविधान बदलना इतना आसान काम नहीं है। आज क्या पिछले 10 साल से भी मोदी जी की सरकार है। और रही बात संविधान बदलने का, संविधान में ऐसे ऐसे अमेंडमेंट हुए। संविधान तो सबसे पहले कांग्रेस ने बदला मुसलमानों के प्रति। जब आपका संविधान बनके तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो मुसलमानों के छोटी छोटी जातियों को भी दलित कैटेगरी का दर्जा मिला हुआ था कि जो मुसलमान हैं वो भी दलित कैटेगरी में आएंगे, जो छोटा छोटा काम करते हैं। लेकिन जब लगा कि बहुत तेजी से हिंदू धर्म के मानने वाले लोग मुसलमान हो रहे हैं, ईसाई बन रहे हैं, सिख बन रहे हैं, बुद्धिस्ट की तरफ कन्वर्जन हो रहा है, तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू ने चिंता व्यक्त किया, इस तरह से कन्वर्जन होता रहेगा तो आने वाले समय में हिंदू की संख्या कम हो जाएगा और दूसरे धर्म का संख्या बढ़ जाएगा। तो उन्होंने एक नया कानून लाया, उन्होंने कानून में अमेंडमेंट किया कि अब एक नया अध्यादेश ला करके एक अमेंडमेंट किया कि अब हम लोग ऐसा करेंगे कि जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग रहेंगे उन्हीं को दलित कैटेगरी का दर्जा हम लोग देंगे, बाकी सबको हम बाहर कर देंगे। आर्टिकल 341 में धार्मिक प्रतिबंध लगा और धार्मिक प्रतिबंध लगाने के बाद मुसलमानों को, ईसाइयों को, सिख को, बौद्ध को दलित कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। तो सबसे पहले संविधान में जो छेड़छाड़
धार्मिक भेदभाव करके कोई लगाया है तो वो कांग्रेस ने लगाया है। और कांग्रेस से अब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले अन्याय करने का काम हम लोग के साथ किया। तब से आज तक एक भी मुसलमान पूरे देश में किसी दलित सीट पर उम्मीदवार नहीं बन सकता है, किसी विधानसभा के दलित सीट पर उम्मीदवार नहीं बन सकता है। हमारे लोग आईएएस आईपीएस जो दलित सीट रिजर्व रूप से नहीं बन सकता है, सरकारी नौकरी में नहीं जा सकता है। तो सबसे पहले अगर किसी ने खिलवाड़ किया हमारे लोगों के साथ संविधान में चढ़ करके, तो वो कांग्रेस ने किया है। वो इनके जो राहुल गांधी जी जो आज संविधान बदलने जा रहा है, तो आपके दादा पहले बदल चुके हैं, परदादा बदल चुके हैं आपके। मुसलमानों को दलित कैटेगरी से बाहर कर दिया। आज तक मुसलमान लड़ाई लड़ा कांग्रेस को, उसके बाद भी देश में सरकार रहा। लगातार हम लोग अपील करते रहे कि आर्टिकल 341 में धार्मिक प्रतिबंध लगा हुआ है, धार्मिक प्रतिबंध को हटा दीजिए। और जो मुसलमानों में ईसाइयों में छोटी छोटी जाते हैं उनको भी एससी कैटेगरी का दर्जा देने का काम करें। इन कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया। आज आप आरोप लगा रहे हैं कि संविधान बदलने जा रहा है, कल आप सरकार में आएंगे तो क्या करेंगे? आपने पसमानदा समाज को कितना भागीदारी दिया? आप न्याय की बात कर रहे हैं, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं पूरे देश में। क्या आपने पसमानदा समाज के साथ न्याय किया? उत्तर प्रदेश में कितना सीट पसमानदा को आपने दिया? बिहार में कितना सीट पसमानदा को आपने दिया? झारखंड बगल में कितना सीट पसमानदा को आपने दिया? ये सब ढकोसला है और सिर्फ आदमी को बरगलाने का काम कर रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।